कोई ऑटो टैक्सी नहीं मिल रही है, लिफ्ट मिलेगी प्लीज? जाना कहाँ है? थोड़ा आगे कॉस्ट्यूम मार्ग, प्लीज सर। अच्छा बैठ जा। थैंक यू सो मच। बैग में क्या है, छुरा है या बंदूक? दोनों है, एक छोटा चाकू है, एक देसी कट्टा है भरा हुआ। तो तुम कुछ बहाना देखकर गाड़ी रुकवा दोगे, मैं उतरूंगा, तुम उतरोगे, फिर मौका देखकर मुझे मार डालोगे और सब कुछ लूट लोगे, कार भी। प्लान तो यही है। खतरा हमेशा अप्रत्याशित कोनों से आता है। जब हम किसी की मदद करने की सोचते हैं तब हमारे दिमाग में ना तो मदद मांगने वाले के प्रति कोई शक होता है और ना ही जेब में आत्म संरक्षण के लिए कोई हथियार। लेकिन क्या हम मदद मांगने वाले के दिमाग में या बैग में झांक सकते हैं, खासकर तब जब वो कोई अजनबी हो? हम ये कतई नहीं कह रहे कि किसी अजनबी की हेल्प मत करो, लेकिन जो भी करो सतर्क होकर करो। पहले अपनी जिंदगी को महफूज कर लिया जाए, फिर किसी अजनबी की सहायता। हम अंसोली के रेलवे ब्रिज के पास पहुंच ही रहे हैं। एम्बुलेंस का क्या हुआ? 5 मिनट में पहुंचनी चाहिए। ओके, और कोई कॉल? एक ट्रक वाले ने फोन किया था, घायल व्यक्ति रोड के साइड में पड़ा है, तुम पहुंचते ही फोन करो। सुभाष पाटिल नाम है, ड्राइविंग लाइसेंस, अंबरनाथ का एड्रेस। सुभाष पाटिल का मोबाइल मिला? नहीं साहब, आसपास भी ढूंढा, नहीं मिला। डेड ऑन अराइवल, शायद रास्ते में दम तोड़ दिया था। अंबरनाथ का एड्रेस है, फैमिली को इन्फॉर्म कर दो, तब तक मैं केस दर्ज करता हूँ। यस सर। रुक रुक रुक। जी, सुभाष पाटिल मेरा दामाद है, यही पास में ही रहता है। क्या बात है? सुभाष का एक्सीडेंट हो गया, डेथ हो गई। शुभ्रा, काय झालं हो? ये लोग बोल रहे हैं सुभाष का एक्सीडेंट हो गया, वो मर गया। शुभ्रा, वीरचंद भाई शाह एक इन्विटेशन कार्ड देके गए थे, वो देखा आपने कहीं? मुझे दिया था? नहीं, वो कार्ड नैना, मुझे दिया था। तूने खाना नहीं खाया अभी तक? कहीं मिल जल्दी खा। नहीं देख तेरे बाबा अभी शिकायत लगा चुके। वो उनके पिताजी रायचंद भाई ने उधर कच्छ में बहुत बढ़िया अमृत बाग करके रिजॉर्ट बनाया है, तो उसका शुभारंभ होने वाला है। मैं सोच रहा था क्या हुआ? आपके पति सुभाष का एक्सीडेंट हो गया। ठीक तो है ना वो? अस्पताल में ले जाते समय वो चल बसा। जानवी, मला काय झालं तुला? जानवी उठ, जानवी। आई वो मेरा सुभाष नहीं हो सकता है। आई वो मैं नहीं मानती है, मेरा पति नहीं हो सकता है। छोड़ो मुझे, जाने दो। आई बोलो नहीं, सांभाळ का स्वतःला पोरी, सांभाळ। सुभाष नहीं है वो, सुभाष नहीं है। साहब ये एक्सीडेंट कहाँ पर हुआ? अंसोली नागा के रेलवे ब्रिज के पास। वैसे एक ना जी, आपका दामाद काम क्या करता था? ड्राइवर था, मेरी पिकअप वैन चलाता था। कोई डिलीवरी थी उसकी उस तरफ? एक ना जी, हाँ, मैंने पूछा उसकी कोई डिलीवरी थी उस तरफ? हाँ, वो सिलवासा जाने वाला था पिकअप के लिए। पिकअप? लेकिन हमें तो कोई वैन नहीं मिली। पिकअप वैन? नहीं सर, वो तो अकेला रोड पर पड़ा हुआ मिला, हमें लगा हिट एंड रन केस है। कोई वैन नहीं मिली। ऐसे कैसे हो सकता है साहब? मेरी बात हुई थी सुभाष से शाम को 5:30 बजे। बाबा मैं सिलवासा के लिए निकल रहा हूँ, एक पिकअप मिला है। आता सिलवासाला चाललास? अरे 5:30 हो रहे, घर लौटते लौटते 1-1:30 बज जाएंगे। बाबा मैं वो चाय की दुकान पे रुका था, वहाँ पे एक पार्टी मिल गई। उन्होंने कहा कि आज के आज ही सिलवासा से प्लाई उठाना है,
2,500 रुपए दे रहे हैं बाबा। ठीक है, तो एक काम कर, पहले जानवी को फोन करके बता देना लेट होगा करके। बाबा आप आई को बोलिए ना जानवी को बोलने के लिए, उसका फोन नहीं लग रहा है। हाँ ठीक है, शुभ्रा चली जाएगी बताने। पक्का शाम को 5:30 बजे उसकी आपसे बात हुई थी? हाँ साहब, पिकअप और डिलीवरी का तो धंधा है हमारा। मेरा दामाद और मैं एक साथ काम करते थे। अब आगे जाके सब कुछ वही संभालने वाला था। सर मोबाइल गायब है, पिकअप वैन भी गायब है। तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ है रानाडे। पुलिस को लगा था कि सुभाष पाटिल की मौत एक हिट एंड रन केस है, लेकिन एक्सीडेंट स्पॉट पर उसका मोबाइल फोन और उसकी पिकअप वैन नहीं मिले थे। शायद वो दोनों चुराए गए थे। और अब पुलिस को संदेह होने लगा कि ये एक एक्सीडेंट नहीं बल्कि मर्डर केस है। सर जैसे ही मुझे डाउट हुआ कि ये हिट एंड रन का केस नहीं है, मैंने बॉडी को तुरंत पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वेरी गुड रमाकांत। जब केस पेपर्स मैंने पढ़े तो मुझे भी यही लगा कि इस केस में हिट जानबूझकर हुआ है और रन डर के मारे नहीं बल्कि प्लानिंग का एक हिस्सा था। बढ़ेगा विक्टिम का मोबाइल ट्रैकिंग पे डाल दो। भंडारी पता लगाओ पिकअप वैन है कहाँ। वैसे मुझे लगता है अभी तक तो उस पिकअप वैन का पोस्टमार्टम हो चुका होगा। हॉस्पिटल से मैसेज है सर, बॉडी का पोस्टमार्टम हो गया है। मुझे लगता है ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट हमारे मर्डर वाले एंगल को सपोर्ट करेगी। रमाकांत थैंक यू वेरी मच। इसके आगे की जांच हमारी टीम करेगी। केस रिपोर्ट के हिसाब से विक्टिम पेट पर लेटा पड़ा था और चेहरा सड़क पर। इंस्पेक्टर विक्टिम को सड़क पर ढकेला गया, चेहरे के बल गिरा। ये हिट एंड रन का केस नहीं लगता। तो डॉक्टर साहब ये मर्डर है, ये साबित करने के लिए और कोई ठोस सबूत? केस रिपोर्ट कहती है कि विक्टिम सिलवासा जाकर कोई डिलीवरी पिकअप करके लौटने वाला था। जी, सुभाष पाटिल पेशे से ड्राइवर है। पेशे से ड्राइवर और लॉन्ग डिस्टेंस चला रहा था, तो फिर उसके ब्लड में मेजो 15 क्या कर रही थी? मेजो 15? मेजो 15 कितने स्ट्रिप? 3। एक इसकी एक गोली भी ड्राइविंग के लिए डेंजरस है। सर बहुत भारी हो जाता है, जबरदस्त नींद आने लगती है। इस सुभाष पाटिल के ब्लड स्ट्रीम में 4 से 5 गोलियों के ट्रेसेस। डॉक्टर साहब ये मेजो 15 बेसिकली दी किस लिए जाती है? डिप्रेशन या एंजाइटी के पेशेंट को नींद ना आती हो तो आधी या एक गोली दी जाती है, वो भी तब जब जरूरत पड़े। तो इसके फैमिली वालों से ही बात करनी होगी। सुभाष बिल्कुल ठीक था, और अगर उसे नींद की गोली लेनी थी तो वो ड्राइविंग करते वक्त क्यों लेगा? एकनाथ जी हमें 99% डाउट है कि आपके दामाद सुभाष का मर्डर हुआ है। मर्डर? पर क्यों? आपने कहा था कि 27 तारीख को सुभाष ने आपको फोन किया था। हाँ, 5:30 बजे। आप अंबरनाथ रहते और सुभाष गाड़ी कहां से लेकर आ रहा था? थाने से डिलीवरी करके आ रहा था साहब। 6 बजे तक घर पहुंचने वाला था। लेकिन 5:30 बजे उसने आपको फोन किया और सिलवासा वाली पार्टी के बारे में बोला आपसे। हाँ। और ये पार्टी उसे चाय के दौरान मिली, चाय की दुकान पर। हाँ, बोला तो ऐसे ही था। पर हुआ कुछ और ही होगा एकनाथ जी। ये पार्टी उसे पहले भी मिली हो सकती है, चाय के भी पहले, या शायद उस दिन से भी पहले। बॉडी को फैमिली के हवाले कर दो और सुभाष पाटिल का कॉल रिकॉर्ड निकाला। उसने सिलवासा वाले पार्टी से जरूर बात की हो। जी सर। एकनाथ जी से गाड़ी के फोटो मंगवा लेना। थाना हाईवे के आसपास जितने भी चाय के टपरी वाले हैं सबको सर्कुलेट करो। राइट सर। भंडारी जी, वैन के बारे में सबसे पहले आरटीओ को इन्फॉर्म करो। तब तक तो उसका पोस्टमार्टम भी हुआ होगा। नई जिंदगी नए मालिक के साथ जी रही होगी।
अम्मा यार क्या करो तुम लोग, जल्दी करो। कितने? 15-45 मिनट। आया था साहब, ये आया था। एक दिन में 2 बार आया था। कब कब आया था? एक तो सुबह आया था 11 से 11:30 बजे होंगे, और फिर दोबारा शाम को आया। अरे एक चाय देना और अदरक मार के देना। हाँ हाँ बिल्कुल, बैठो। इस आदमी का मर्डर हुआ है। हे राम, उसी दिन हुआ जब यहाँ से निकला, फिर अंसोली नाके के रेलवे ब्रिज के पास मारा गया। साहब मैं सच बोल रहा हूँ, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम। उस दिन वो यहाँ किसी के साथ बैठा था, बात कर रहा था किसी के साथ। 2 जन होते तो शायद मैं बता देता। उस दिन आया तो ये अकेला था, उतना पक्का है साहब। सर सुभाष की बात उस दिन या तो पुराने ग्राहकों से हुई या तो फिर घर वालों से। कोई नया नंबर नहीं है सर। हो सकता है पूरी प्लानिंग फेस टू फेस हुई है, मोबाइल का इस्तेमाल हुआ ही ना हो। सर अगर बात हुई भी है तो चाय की टपरी पर ही हुई होगी। सुभाष ने लास्ट डिलीवरी थाना वागले स्टेट में की। ऐसा भी तो हो सकता है कि थाना और कल्याण के बीच उसे कोई मिला हो। वागले स्टेट के डिलीवरी पॉइंट पर बात की थी मैंने, पर वहां पर भी किसी को कुछ नहीं पता था। एक काम करो, छोटी सी भी छोटी अगर लीड मिलती है तो उसे टाइट करो, किसी को भी मत छोड़ना, घर वाले, ससुर, बीवी, सबको। सर सुभाष के मोबाइल फोन को IMEI ट्रैकिंग पर डाल दिया है। वाडेकर, स्टेट के सारे पुलिस स्टेशन को इस केस के डिटेल्स भेज दो। पुलिस ऑफिसर चैट ग्रुप में भी ये बात शेयर करो। MP, गुजरात और कर्नाटक उन पुलिस स्टेशन को भी इन्फॉर्म करो। इस सुभाष पाटिल को बड़े धोखे से मारा है। बड़ी प्लानिंग नजर आ रही है मुझे। सर RT और चोरी की गाड़ियों के खबरियों को भी अलर्ट कर दिया मैंने। गुड। अगर ये गाड़ी ट्रेस होती है ना, ये खुद ब खुद हमें कातिल तक लेकर जाएगी। रख लो। अरे मेरे बेटा, आजो आजो। देखो अब्बू क्या लाए। आजा मेरे बेटा। कैसी लगी? अच्छी। अब्बू सिनेमा जाएंगे? नहीं मेरी जान, फिर कभी। आज अब्बू को वापस जाना है। क्या वापस जाना है? मतलब वापस मुंबई। मजाक कर रहे हो ना? नहीं, पैसे देने आया था, जरूरी काम है। और इससे मेरी जान से मिलने आया था मैं। मुंबई हो या आजमगढ़, गरीब का घर तो गरीब का घर होता है। एक डगमगाते दिए की तरह तकदीर का मोहताज होता है। फिर ऐसा क्या हो गया कि एक घर के कमाने वाले कर्ता ने दूसरे घर के कमाने वाले कर्ता को मौत के घाट उतार दिया? लेकिन अनुभव समझ में नहीं आ रहा है, मेरे सुभाष के किसके साथ क्या दुश्मनी थी। क्या पता पुरुषोत्तम जी, उसने कहा था 2500 रुपए मिल रहे हैं, सिलवासा डिलीवरी के लिए जाना है। मैंने हाँ कर दी, लेकिन मुझे क्या पता था कि वो अभी शाम को मैं आई थी इसके पास, सुभाष ने संदेशा दिया था लेट आएगा करके, और मुझे क्या पता था कि वो लौटेगा ही नहीं। सुभाष और जानवी अपने अपने माँ बाप के इकलौते हैं साहब, कोकन साइड के। 5 साल पहले अरेंज मैरिज किया, 4 साल की एक बेटी है नैना। जानवी का बाप ट्रांसपोर्ट लाइन में साहब, 2 गाड़ियां हैं, एक मछली पहुंचाती है, दूसरी सब कुछ पहुंचाती है।
ये सुभाष जो है साहब अपने ससुर के साथ काम करता था, एक गाड़ी खुद चलाता था, पिकअप का धंधा था साहब, पिकअप हो रहा था, हैप्पी फैमिली थी। और फिर सुभाष का मर्डर हो गया। हैप्पी फैमिली में ऐसा तो नहीं होता। लेकिन साहब ये फैमिली का मैटर है ही नहीं, ये लोग बहुत सीधे साधे हैं। ये लफड़ा किसी रैकेट का साहब, किसी ने तो मस्त फंसा है इसको। ऐसा फंसा कि मर्डर ही कर दिया। साहब टाइम बहुत खराब चल रहा है ना, लाइफ का वैल्यू किधर है? पैसा 2,500 के लिए कोई भी सुपारी उठाता है। 2,500 में सुभाष भी डिलीवरी उठाने वाला था सिलवासा से, पर हाईवे पर डिलीवर हो गया खुद वो। सर हाईवे से आपको बहुत जल्द न्यूज़ मिल जाएगी। मेरे लड़के फुल टू तैयार है, जिसने भी ये किया है ना कभी तो बिल से बाहर निकलेगा, और जैसे ही निकलेगा पहली खबर आपको। एक चूक हुआ सब झपट पड़ेंगे साले। और चूक हुई। सुभाष के मर्डर के ठीक 1 हफ्ते बाद सुभाष पाटिल के फोन की घंटी बजी। हाँ बोल। और इस बार IMEI ट्रैकिंग सिस्टम में लाल बत्ती जली। नाम नंबर पता जल्दी, 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूं तुम्हें, मैसेज करो। सुभाष पाटिल का फोन कौन इस्तेमाल कर रहा है? नाम नाजिया बानो, नंबर 4445588767। और कॉल आने के बाद फोन स्विच ऑफ किया होगा। बिल्कुल सर। ये क्रिमिनल कौन से ख्याली दुनिया में रहते हैं? क्या सोचते हैं कि हम उनके घर तक पहुंच नहीं पाएंगे? 113 भटियार गली, अंधेरी वेस्ट। भटियार गली में लगता है 113 नंबर खोली बनी ही नहीं है। साहब 113 नंबर है ही नहीं तो सुनेंगे कैसा? नाजिया बानो, ये नाम कभी सुना है इस इलाके में? साहब लाखों में एक नाम तो है नहीं, ऊपर से चौल है, हजारों लोग रहते हैं, 50 एक नाजिया तो मिलेगी मिलेगी। एड्रेस फर्जी है तो नाम भी शायद फर्जी हो सकता है, लेकिन इंस्ट्रूमेंट में लगा सिम कार्ड शायद फर्जी नाम और एड्रेस के बावजूद असली है। राइट सर। वाडेकर, इस नंबर से किए गए और इस नंबर पर आए हुए सारे कॉल्स की कुंडली मुझे चाहिए। पहले लगा था कि यह एक एक्सीडेंट का केस था, लेकिन अब क्राइम ब्रांच हत्यारे के पीछे पड़ चुकी थी। सुभाष पाटिल का मोबाइल इंस्ट्रूमेंट एक महिला इस्तेमाल कर रही थी। कौन थी ये महिला और आखिर ये हत्या किस वजह से हुई थी? योगेश खड़से। ये लास्ट कॉलर को योगेश खड़से है सर, जिसने इस नंबर पर 4445588767 पर नाजिया बानो को फोन किया था, जो सुभाष पाटिल का इंस्ट्रूमेंट यूज कर रही है। इस योगेश खड़से के फोन्स बराबर नाजिया को आते जाते हैं सर। इस योगेश खड़से से हमें पता चल सकता है कि ये फर्जी एड्रेस वाली नाजिया बानो की असलियत क्या है। जी हम लोग क्राइम ब्रांच से। योगेश जी। जी। ये नाजिया बानो कौन है? नाजिया? जी मुझे नहीं पता कौन है, और ये नाम भी आज मैं पहली बार ही सुना। पी ले पी ले पी ले। एक बार मैच शुरू हो जाएगा ना, उसके बाद मैं ड्रिंक का ब्रेक नहीं करूंगा। फिर चाहे बैट टूटे, पैड फटे या बॉल के 2 टुकड़े हो जाए, फिर ये हवालदार रुकेंगे नहीं। पहले बॉल से ही 6-4 6-4 शुरू हो जाएंगे। सर मेरा यकीन कीजिए, सर मुझे सच में नहीं पता कि नाजिया बानो कौन। चल कर लिया यकीन, तेरी बीवी करेगी। महीने के 20-20 दिन उससे बात की है तूने, रात को 1:30 बजे भी कॉल किया उसे। देख योगेश, तू नहीं बोलेगा तो तेरी बीवी बोलेगी। चल तू रहने दे, जा इसके बीवी को बुला। सर ऐसा मत कीजिए प्लीज सर। बोलना तो तुझे पड़ेगा ही योगेश, या तो हमारे हवालदार के 100 घूसे खाकर या अपनी बीवी का एक थप्पड़ खाकर। सर वो प्रोस्टिट्यूट धंधा करती है। कहां से करती है? घर से? जी सर।
रहती कहाँ है? जोगेश्वरी, प्लीज सर, सर प्लीज, मेरी बीवी को ये नहीं पता लगना चाहिए कि मैंने क्या किया है। देख, पहले तो हमें उसके पास लेकर जा, हमारा काम हो जाने दो, उसके बाद हम सोचेंगे। तेरी बीवी को बताया जाए या तुझे तेरे तकदीर पर छोड़ा जाए। सर वो वहां ऊपर। सर मैं अब घर जाऊं? इतनी भी क्या जल्दी है? नाजिया बानो से हमारा इंट्रोडक्शन कौन कराएगा? चल आगे चल। क्या है? और ये सब लोग कौन है तेरे साथ? नाजिया जी, हम लोग पुलिस से हैं, क्राइम ब्रांच। तो यहाँ काहे को आए? आपसे बात करनी थी पर आपका फोन स्विच ऑफ था, इसलिए योगेश की मदद ली। मेरे से क्या बात करनी है आपको? एक आदमी का सेल फोन आपके पास है, कहाँ से आया, कैसे आया, उसकी कहानी सुननी है। साहब मैं सच बोलती हूँ, मैं ये सब काम कभी नहीं करती। मेरी बच्ची के सर की कसम, मेरे मर्द ने मुझे जबरदस्ती इस धंधे में डाल दिया और फिर खुद फरार हो गया। भाभी पेट का सवाल है साहब, सब कुछ अपनी बच्ची के लिए करती हूँ। देखो नाजिया, तुम्हारी ये कहानी तुम्हारे दिलफेक आशिकों को रुलाती होगी, हमें नहीं, क्योंकि हमारे तो दिल विल होते ही नहीं है। इन शॉर्ट तू पका रही है, बच्ची को अंदर रख के कट टू कट बात करेंगे। जी साहब। साहब जब ये ग्राहक लोग ताप देने लगते हैं तब मैं अपना सिम चेंज करती हूँ 6-6 महीने में। साहब ये वाला भी एक ग्राहक नहीं दिया था। इंस्ट्रूमेंट के साथ दिया था? नहीं साहब, ये इंस्ट्रूमेंट तो किसी दूसरे ग्राहक ने दिया था। ये सुभाष पाटिल तुम्हारा ग्राहक था? क्या साहब, इतने बुरे दिन नहीं आए अभी मेरे जो मैं अपने ग्राहक का नाम याद रखूं। इसको मैंने कभी नहीं देखा साहब। तो इसका फोन तुम्हारे पास कहाँ से आया? ये फोन मेरे को मोइन ने दिया। मोइन कौन है? एक लुक्खा साला। 6 महीने पहले मेरे से 15,000 रुपए लोन लिया था और फिर हवा हो गया। अभी 4 दिन पहले धमक गया। मोइन 6 महीने हो गए हैं। अगले हफ्ते दे दूंगा तेरे 15,000 रुपए। पिछले 4 बार से तू यही बोल रहा है। मैं तेरे को बैठने दी ये सोचकर कि तू मेरा पैसा लौटाएगा। पिछली बार का 4,000, टोटल हुआ 19,000 और आज का मिला के 20,000। टीवी वाली बात मत कर। आलू प्याज 2 रुपए का पुदीना। मजे करने आता हूँ साली, दिमाग का दही नगर। वाह रे वाह, मजे तू करे हाँ, और खैरात मैं करूं। नवाब थे ना मेरे दादा परदादा, इस घर का किराया, मेरी बच्ची की स्कूल की फीस, आलू प्याज 2 रुपए का पुदीना, इस सब का इंतजाम करके गया ना मेरे लिए। ऊपर से मेरे 15,000 रुपए लेकर बैठा है। शर्म कर शर्म। ये ले, बेच दियो। 2,000 रुपए का होगा, अगले हफ्ते दे दूंगा तेरे 20,000 रुपए। ये मोबाइल फोन किसका है? तेरे पास जितने लोग आते हैं उनकी बीवी का नाम पता है तेरे को? माँ का, बेटी का? मेरे को तो अपने ग्राहक का नाम ही याद नहीं रहता। रख ले इसे, आज से तेरा। अच्छा कुछ खिलाए पिलाएगी? भूख लगी है। अबे ओ, ये पतियों वाली हरकतें यहाँ नहीं चलेगी, समझा ना? कुछ भी नहीं है अभी, बनाना पड़ेगा। हाँ रहने दे, बनाना पड़ेगा। अच्छी स्टोरी है पर बात जमी नहीं। फोन क्यों ऑफ रखा था? मोइन ने कहा था ताकि तू पकड़ी ना जाए। नहीं साहब, महीने के 5 दिन मैं भी धंधे से ऑफ रहती हूँ। देख नाजिया, तेरा धंधा तेरे ग्राहक तू जाने। इस वक्त तुम्हारे हाथ में जो मोबाइल है, 4 दिन पहले उसके मालिक का मर्डर हुआ है। साहब मैं सच बोलती हूँ, मेरी बच्ची के सर की कसम, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती। मैंने कुछ नहीं किया। इस वक्त मोइन कहाँ है? वो मुझे नहीं मालूम साहब। मोइन का नंबर दे। साहब उसका नंबर इसी मोबाइल में है, आप खुद ही निकाल लो। ये The number you have called is currently switched off. स्विच ऑफ है। कह रहे मोइन करता क्या है? साहब एक बार पूछा तो बोला कि मैकेनिक है और दूसरी बार बोला कि ट्रैवल एजेंसी है। उसके बाद कभी नहीं पूछा साहब। हमें पूरा शक है कि इस सुभाष पाटिल का मर्डर तेरे मोइन ने किया है। हमें मोइन चाहिए, दिला दे।
2 लेडी कांस्टेबल लगा देता हूँ सर इस पर नज़र रखने के लिए। कड़ी नज़र रखने के लिए बोलो, बहुत शातिर औरत है ये। सर मोइन की लीड तो मिल गई पर मोटिव की लीड नहीं मिल पा रही है। मतलब एक पिकअप वैन, एक मोबाइल के लिए इतनी प्लानिंग से मर्डर। हो सकता है कोई पर्सनल एंगल हो, लेकिन सर दोनों की दुनिया बहुत अलग है। लेकिन ये दुनिया छोटी भी तो बहुत है। पर्सनल नहीं, पैसा नहीं, तो फिर क्या बचा? जी नहीं, कातिल का पता नहीं चला है, लेकिन एक आदमी के बारे में पता चला है। सुभाष का कोई मोइन नाम का दोस्त या दुश्मन था। कौन है मोइन? सुभाष का मोबाइल फोन ट्रैक हो गया है, वो किसी मोइन के पास था। फिलहाल के लिए बस इतना ही पता चला है। किसी अपने को खोने का दुख और आक्रोश कई गुना बढ़ जाता है जब किसी ने उसकी जान ली हो और रिश्तेदारों को कारण तक पता नहीं होता। इस केस का एकमात्र संदिग्ध एक रहस्यमय ढाल के पीछे दुबक कर बैठा था, पुलिस की नजर से ओझल था, लेकिन कब तक? सर, मोइन ने मोबाइल स्विच ऑन कर दिया है। जी साहब बोलिए। मोइन का फोन स्विच ऑन हुआ है नाजिया, अभी के अभी उसे अपने घर बुला फोन करके। मोइन का मोबाइल लोकेशन भाईंदर दिखा रहा है सर। अब उसका लोकेशन चाहे चांद पर दिखाए, हम ऐसा जाल बिछाएंगे कि वो खुद चलकर हमारे पास आएगा। हाँ नाजिया, अभी पैसे नहीं आए हैं, आते ही फोन करता हूँ। पैसे नहीं आएंगे तो तू भी नहीं आएगा? अबे ओ, तू कब से सामने से बुलाने लगी? दाल में कुछ काला है क्या? दाल खाए मेरे दुश्मन, मैंने तो आज शाही बिरयानी बनाई है। पिछली बार जब तू आया था तब खाने में कुछ था नहीं, आज बिरयानी बनाई है, सोचा तुझे फोन करूं। बड़ी मस्त बनी है, बोल खाएगा? हाँ लेकिन बैठूंगा नहीं, क्या ना पैसे नहीं है। मैं तुझे बुला रही हूँ ना सामने से, क्या पैसे वैसे लगा रखा है? तू तो बस ये बता कब तक आएगा? 3 बजे तक आऊंगा, चलेगा? हाँ चलेगा, लेकिन ये बीवियों माफिक भूखी नहीं बैठने वाली मैं। हाँ मैं खा रही हूँ, तू आएगा तो तेरे लिए परोस दूंगी। चल रखती हूँ। इस मोइन की एक भी तस्वीर होती ना सर तो उठाना आसान होता। अंधेरी गली में शिकार करने जा रहे हैं हम लोग, हमारे साथ पहली बार थोड़ी हो रहे, देख लेंगे। भैया 2 बनारसी लगा दो प्यार से। हाँ हाँ बोला। मोइन का सेल लोकेशन नाजिया के घर के पास बता रहा है, पहुंच गया है वो। हम लोग भी पहुंच गए हैं, उसी का वेट कर रहे हैं। ये मोइन एक हिस्ट्री शीटर है, पिछले साल टेम्पो लूटा था इसने, जेल हुई थी इसे, लेकिन अब बेल पे बाहर है। अरे तो उसका फोटो जल्द से जल्द अपनी टीम के मोबाइल पे सेंड करो ना, जल्दी। भाई जो थोड़ा जल्दी करेंगे।
उस दिन अगर मोइन अहमद पुलिस के हाथों नहीं लगता तो शायद दोबारा उसे ऐसे जाल में फांसना बहुत मुश्किल हो जाता। लेकिन पुलिस टीम की प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन ऑन द डॉट रहा। मोइन अब उनके लॉकअप में था और लॉकअप में मोइन ने अपने जुर्म का चिट्ठा खोला। 2 साल पहले मोइन ने एक टेम्पो लूटा था। टेम्पो ड्राइवर को दवाइयां खिलाकर बेहोश कर दिया गया था। 1 साल बाद मोइन ने एक टूरिस्ट गाड़ी लूट ली थी। वही मोडस ऑपरेंडी अपनाई गई। ड्राइवर को बेहोश कर दिया गया था। मोइन के 2 साथीदार थे। एक था फर्नीचर वाला दानिश सिद्दीकी और दूसरा था मोटर मैकेनिक इमरान पठान। मुंबई आने से पहले इस मोइन का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड था? सर, आजमगढ़ पुलिस से बात हुई। उन्होंने पता किया कि मोइन एक गैराज में मैकेनिक था, चुपचाप काम करता था और घर चला जाता था। जो भी हो, जिंदगी यहाँ से बेहतर होगी मुंबई में। तो हम दोनों को भी साथ ले चलिए। मेरा खुद का ठिकाना नहीं होगा। तुम लोगों को सर पे उठाऊंगा तो क्या खाक कुछ कमाऊंगा? लेकिन आपके बिना हम दोनों यहाँ कैसे जिएंगे, ये भी तो सोचिए। जीने के लिए पैसे चाहिए फातिमा। भेजूंगा मैं। दुनिया चाहे इधर से उधर हो जाए, हर महीने तुम्हारे हाथ में पैसे होंगे। उसी दौरान सुभाष भी ड्राइविंग सीखकर अपने ससुर एकनाथ के साथ काम करने लगा था। मेरी गाड़ी, मेरी गाड़ी। जाह्नवी, तुम देखती जाओ, अगले 2-4 सालों में हमारी 4-5 गाड़ियां होंगी, ड्राइवर होंगे और अपनी जिंदगी इस कार की तरह अच्छे से स्पीड पकड़ लेगी। लेकिन उसकी क्या दुश्मनी थी उनसे? उसने क्यों मारा उन्हें? ना दुश्मनी थी ना दोस्ती, दोनों अजनबी थे एक दूसरे से। तो फिर क्यों? ये तेरा पहला शिकार था जो 4-4 मेजो 15 खाने के बाद भी बेहोश नहीं हुआ था, बराबर ना? अरे एक चाय देना और अदरक मार के देना। हाँ हाँ बिल्कुल, बैठो। ये सही है। ट्राई मारें? बिल्कुल, ट्राई मारने में अपना क्या बिगड़ेगा। सुनो भाई। हाँ डिलीवरी करते हो? हाँ हाँ करता हूँ ना, लेकिन अभी नहीं कर पाऊंगा। सिलवासा से प्लाई विराट छोड़नी है। रात हो जाएगी परवाह नहीं, पर आज के आज 2000 रुपये मिलेंगे। देखो ऐसा है कि मुझे अभी डिलीवरी करने के लिए ठाणा जाना है। यहाँ पर वापस आते आते 5:30 बजेंगे। सही है, तब तक हम लोग भी यहाँ पहुँच जाएंगे। ठीक है। और हाँ, 2000 में काम नहीं होगा, 3000 रुपये लूँगा। 3000 ज़्यादा है यार। ठीक है, 2500 रुपये लूँगा, लेकिन उससे 1 पैसा कम नहीं। मंजूर? हाँ चलेगा। ठीक है। ठीक है, मिलते हैं यहाँ पे। इस गाड़ी के कम से कम 45-50 मिलेंगे। मैं शकूर भाई से बोलता हूँ कि इसको खोलने के लिए तैयार रहे। मैं दवाई का इंतजाम करता हूँ। जाना भी तेरे को ही पड़ेगा मोइन। हाँ हाँ ठीक है। मेजो 15 कितने स्ट्रिप? 3। मेजो 15 के बारे में कैसे पता चला? दानिश के अब्बा लिया करते थे, उनका रसीद का फोटोकॉपी मारा, सफेद स्याही लगा कि बस तारीख बदल दिया करते थे। बाकी के लोगों को बेहोश करता था। इस सुभाष पाटिल को मारने की क्या जरूरत थी? सॉरी भाई, लेट हो गया। अरे आ गए तुम? मुझे लगा तुम आओगे ही नहीं। और बाकी के 2 कहाँ पे हैं? वो काम में अटके हैं। चले? हाँ चलो। आओ।
बाबा मैं सिलवासा के लिए निकल रहा हूँ। भाई चाय के लिए रोक दो ना कहीं। अरे लेकिन अभी आधे घंटे पहले तो चाय पी थी। भाई मैंने नहीं पी थी ना, लेट हो गया था। रोक दो यार कहीं, बड़ी सुस्ती आ रही है। एक तुम भी मार लेना। ठीक है, रोकता हूँ गाड़ी। काका, हमेशा की तरह इस बार भी मोइन ने अपने शिकार को गाड़ी में ही बैठने के लिए कहा और वो खुद चाय लेने गया। और हमेशा की तरह इस शिकार को भी जबरदस्त नींद आने लगी। हमें गाड़ी रोकनी पड़ी। सुभाष बेहोश हो रहा था? नहीं, वो उल्टियां करने लगा था। चलो मैं ठीक हूँ, अब चलते हैं। नहीं भाई, कहाँ ठीक हो? थोड़ा आराम कर लो, चलते हैं आराम से। अरे नहीं, अब और आराम करेंगे तो घर पहुँचने में देरी हो जाएगी। घर पे बीवी बच्चे राह देखते हैं ना, और तुम्हारे भी तो बीवी बच्चे होंगे। भाई उन्हीं के लिए तो कह रहा हूँ। देखो इतनी नींद में गाड़ी चलाना खतरे से खाली नहीं है। नहीं, मुझे नींद नहीं आ रही है, बस मेरा सर भारी हो गया है। लेकिन कोई नहीं, मैं गाड़ी चला लूँगा। चलो भाई देखो मेरे को ठीक नहीं लग रहा है, एक आध घंटा आराम कर लो, आराम से चलते हैं ना। अरे मैंने कहा ना मुझे कुछ नहीं हुआ, चलो अब। पिछले बार तुम पकड़े गए, सजा हुई, जमानत मिली, फिर वही कांड किया, और इस बार तुम मर्डर। मोइन, एक बार भी दिल या दिमाग में ये ख्याल नहीं आया कि ये भी मेरी तरह एक इंसान है, इसकी भी बीवी बच्चे हैं जो उसका इंतजार कर रहे होंगे, वो बेसहारा हो जाएंगे? मत दो जवाब, अब तुम्हारे पास सोचने के लिए पूरे 14 साल है, और शायद इस बार तुम्हें जमानत भी नहीं मिलेगी। उस दिन वो लोग पहली बार मिले थे। हमारी गाड़ी के नीचे सुभाष को क्या बिगाड़ा था सुभाष ने उसका? मोइन की पत्नी फातिमा की हालत सुभाष की पत्नी जानवी से अलग नहीं थी। पूरी तरह शॉक्ड कि जिंदगी ने ये कैसा क्रूर मोड़ ले लिया, एक झटके में उसे हर तरह से बेसहारा कर दिया। चोरी की पिकअप वैन खरीदने के जुर्म में पुलिस ने ओशीवारा के मैकेनिक शकूर अली को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन वैन अभी ट्रेस होनी बाकी है। मोइन, इमरान और दानिश को आईपीसी की धारा 302 के तहत हत्या और धारा 395 के तहत डकैती के चार्जेस में बुक किया गया है। मोइन ने अपने बयान में अपनी क्रिमिनल गतिविधियों के लिए गरीबी को कारण बताया, लेकिन गरीब तो सुभाष भी था, और सुभाष ने जुर्म की बजाय मेहनत और शिद्दत से काम करने की ठान ली थी। दो अजनबी, एक सी जिंदगियां, पर मुश्किलों का सामना करने के कितने अलग अंदाज। सुभाष पाटिल के लिए मोइन और उसके साथीदारों के शैतानी इरादों को भांपना आसान नहीं था। तब भी नहीं था जब उसे चाय पीने के बाद चक्कर और उल्टियां आने लगी थी। तब भी नहीं जब मोइन उसे सोने की सलाह देता जा रहा था। क्या कोई ऐसा मौका था जब सुभाष को लग सकता था कि मोइन के इरादे ठीक नहीं हैं? खतरा हमेशा अप्रत्याशित होता है, अचानक होता है। कोशिश हमारी यही रहनी चाहिए कि हम उस खतरे पर रिएक्ट तुरंत करें और सोच समझ कर करें। यह आसान नहीं है, पर है तो जिंदगी और मौत का सवाल। एक काम कर बेटा, पकड़ के रख उस लड़के को, हाथ से जाने मत दे उसे। पापा, वो मुझसे शादी करने के लिए तैयार ही नहीं है। तो तैयार कर उसे, जान से मारने की धमकी दे उसे। बोल उसको, मैं तुझे तबाह करके ही रहूं। क्या मुझे ऐसा करना चाहिए? अगर मैं तुझसे कहूं कि उसे भूल जा, छोड़ दे उसे,
आगे बढ़ जा। क्या मेरी ये बात मानेगी तो? कभी कभी किसी का दिल और दिमाग एक ऐसे विकृत जज्बात का गुलाम बन जाता है कि जहां किसी को खो देने का डर सही और गलत के बीच की लकीर मिटा देता है और साथ में खो जाता है मानसिक संतुलन। और इसी वजह से ना तो समझदार विचार और ना ही समझदार लोग इस उत्तेजित दिमाग को शांत कर पाते हैं। इन हालात में यह बेहद जरूरी हो जाता है कि ऐसे व्यक्ति के करीबी लोग सतर्क रहें उन भावनाओं के सैलाब से जो एक टूटे दिल और घायल दिमाग के अंदर कोलाहल मचाते हैं। और यह कोलाहल एक घातक विस्फोट बनकर कई जिंदगियों को तहस नहस कर सकता है। हार पसंद आया बेटी? ठीक है। अच्छा प्रीति, तू इस शादी से आलोक से खुश तो है ना? हाँ पापा। आलोक, चलिए ये अपनी बुआ चाची सब यहाँ दे आओ। मैंने फोन पे उन्हें इनवाइट कर लिया, लेकिन ये पहुंचना बहुत जरूरी है। ठीक है पापा जी। जी जी पापा जी, एक बार ही फाइनल बोल दो, थोड़ी मंगानी नहीं मंगानी है। बेटा कम से कम शोर, कम से कम दिखावा। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? जी। नमिता, नाश्ता तो करके जाओ। पापा बहुत लेट हो गई हूँ, कैंटीन से कुछ खा लूंगी। अरे प्रगति। हाँ पापा, मुझे भी लेट हो रहा है। कोई स्लो मोशन, थोड़ा जल्दी चल यार। अगर रिक्शे चले गए ना तो बैलगाड़ी भी नहीं मिलेगी। हवा तो शादियों वाली चल रही थी, पर बादल हर किस्म के छा रहे थे। कोई आने वाले मीठे कल के इंतजार में खो रहा था, तो कोई बीते कड़वे कल के मातम में रो रहा था। कुछ रिश्ते बनने जा रहे थे, तो कुछ जिंदगियां बिखरने जा रही थी। अभी तक स्विच ऑफ है। नहीं, कोई मुझे भी बताएगा क्या हुआ है? प्रगति कॉलेज से अभी तक वापस नहीं आई है। तो उसकी कोई एक्स्ट्रा क्लास वगैरह होगी कॉलेज में? पर पापा, प्रगति का फोन पिछले 2 घंटे से स्विच ऑफ है और फोन भी नहीं लग रहा है। उसके फोन की बैटरी खत्म हो गई होगी। वो चार्जर साथ लेकर गई है और आजकल कॉलेज में हर किसी के पास चार्जर होता है। वो कहीं भी। तेरे पास उसकी सहेली पूजा का नंबर है ना? हाँ नमिता दीदी बोलिए। पूजा तू घर पर है? हाँ दीदी, मैं तो घर पे ही हूँ। क्यों, क्या हुआ? प्रगति कहाँ पर है? कहाँ है मतलब? प्रगति कॉलेज से अभी तक घर नहीं लौटी है। ऐसे कैसे? वो दोपहर के 2 बजे निकल चुकी थी कॉलेज से। पर तू जा कहाँ रही है? बस एक छोटा सा काम है, लेकिन इम्पोर्टेंट है। ऐसा कौन सा इम्पोर्टेंट काम है जो तुम मुझे नहीं बता सकती? अरे यार, कल आके बताऊंगी ना। चल बाय। ओके बाय। वो किसके साथ गई है, कहाँ पर गई है, कुछ बता कर गई है वो? नहीं, कुछ नहीं बताया दीदी। माँ पूजा कह रही है कि प्रगति कॉलेज से 2 बजे ही निकल गई है किसी काम से, पर कहाँ पर गई है, किसके साथ गई है, उसे भी नहीं पता। कुछ तो सही नहीं है। नारायण जी, कोई लड़के का चक्कर? जी नहीं, हमारी प्रगति का कोई चक्कर वक्कर नहीं है। हम पुलिस वालों को डॉक्टर की तरह समझिए, हमसे कुछ छुपाएगा नहीं, ना ही किसी बात को लेकर डरिएगा। डर तो मुझे है कि प्रगति के साथ कुछ हुआ ना हो।
प्रगति को कुछ कौन करेगा नारायण जी? कोई पहचान वाला? आप लोग जानते हैं कि हम जानते हैं कि आप लोग कुछ ऐसा जानते हैं, लेकिन बोल नहीं रहे। ऐसा कुछ भी नहीं है। हमने सारे रिश्तेदारों, प्रगति की फ्रेंड पूजा, सबको फोन किया, वो वहां पर भी नहीं है। इससे कभी ऐसा नहीं हुआ कि वो बिना बोले चली गई। पर सच तो यही है कि बिना बोले वो कहीं चली गई है, और आप लोग कुछ बोल नहीं रहे। आप लोग के पास कोई फोटो है प्रगति का? हाँ, मेरे पास फोन में है, मैं आपको सेंड करती हूँ। राजपूत, ये फैमिली जब अपना मुंह खोलेगी तब खोलेगी, लेकिन हम अपना खाता खोलते हैं। नाम प्रगति नारायण राठौड़, उम्र 22 साल। एलएमएस कॉलेज से दोपहर 2 बजे निकली थी, उसके बाद से लापता है। हर पेट्रोल टीम को इन्फॉर्म करो, इलाके के सभी हॉस्पिटल्स में चेक करो, सबको फुल अलर्ट पे रखो। फोटोग्राफ्स और बाकी डिटेल सभी थानों में भेजी जा रही है। मुझे डाउट है शायद ये लड़की अपनी मर्जी से किसी के साथ कहीं चली गई। सर, फैमिलीज ये क्यों नहीं समझती कि बात छुपाने से बात और बिगड़ सकती है? राजपूत, इन 3 शब्दों ने न जाने कितने लोगों को खामोश कर रखा है, और ये 3 शब्द हैं, लोग क्या कहेंगे। पुलिस ने पूरी रात और अगला पूरा दिन प्रगति को ढूंढा, लेकिन प्रगति नहीं मिली। पुलिस को इस बात का अंदेशा हो चुका था कि प्रगति के घर वाले उनसे कुछ छुपा रहे थे, लेकिन क्या छुपा रहे थे ये उन्हें काफी देर बाद पता चलने वाला था। बहरहाल माहौल तो शादी वाला था। आलोक रघुवंशी प्रीति राणा के साथ विवाह के बंधन में बंध रहा था, लेकिन करीबी बाराती एक खास तनाव में बंधे हुए थे। चले 2 मिनट बस। अरे पिछले 10 मिनट से 2-2 मिनट हो रहे हैं तुम्हारे, सब इंतजार कर रहे हैं। चलो। सुनिए, अब हमें चलना चाहिए। हाँ चले बलदेव। हाँ देवर जी, विकास कहीं दिखाई नहीं दे रहा। उसे किसी काम से बाहर भेजा है, आ जाएगा। वो सीधा लड़की वालों के घर पहुंच जाएगा। मुजफ्फरनगर? जी, प्रगति का फोन मुजफ्फरनगर में स्विच ऑफ हुआ है कल। क्या आप लोगों का मुजफ्फरनगर से कोई कनेक्शन है? कोई कनेक्शन नहीं है। प्रगति तो आज तक कभी मुजफ्फरनगर गई भी नहीं। कुछ ना कुछ तो जरूर पता है नारायण जी, लेकिन आप हमें बता नहीं रहे। मेरी बेटी जब कल सुबह कॉलेज के लिए निकली थी तो ठीक ठाक थी। ठीक ठाक होने में और ठीक ठाक दिखने में बहुत बड़ा फर्क होता है नारायण जी। जैसे इस वक्त आपकी आंखें आपकी जबान को धोखा दे रही है। एक बात फिर पूछ रहा हूं मैं आपसे, क्या आपकी बेटी अपनी मर्जी से कहीं चली गई है? क्या आपको किसी पर शक है? मेरी बेटी कल से घर वापस नहीं आई है। आप उसे ढूंढ नहीं पाए हैं, ऊपर से वाहियात सवाल पूछ रहे हैं। पापा, प्रगति, कुछ पता चला उसका? कहाँ है प्रगति? इसमें कोई शक नहीं था कि परिवार की दीवारों में कई राज छिपे थे और परिवार वाले एक दूसरे से भी भेद रख रहे थे। प्रगति के पिता नारायण ने 8 मार्च की रात को किसी को फोन कर प्रगति के बारे में पूछताछ की थी। बोलिए नारायण राठौड़ जी। गजेंद्र जी, क्या हमारी प्रगति आपके घर में है? ऐसा बेहुदा सवाल पूछने की बजाय। कॉलेज से घर नहीं लौटी है मेरी बेटी। कल मेरे बेटे आलोक की शादी है। टेंशन की कमी नहीं है हमारे घर में भी। आप टेंशन की बात कर रहे हैं?
आपके बेटे का घर बस रहा है और यहाँ मेरी बेटी की जिंदगी और इज्जत दोनों खतरे में है। आपकी बेटी मेरे घर पर नहीं है और कुछ। आलोक, आलोक! पापा जी क्या हुआ? अब ठीक तो है ना? बिल्कुल सच सच बता, प्रगति कहाँ है? प्रगति? मुझे क्या पता पापा, क्या बात हुई है? पापा जी आखिर बात क्या है? प्रगति के बाप नारायण राठौड़ का फोन आया था, पूछ रहा था क्या प्रगति हमारे घर पर है? कॉलेज से घर नहीं लौटी अभी तक। पापा जी कहीं ऐसा तो नहीं कि सच में प्रगति शादी में कोई बखेड़ा खड़ा करने वाली हो? प्रगति की कॉलेज की फ्रेंड का क्या नाम बताया था मिसेस नारायण राठौड़ ने? पूजा सर। लगता है बाप को छुपा रहा है, तो बेटी ने भी जरूर कुछ ना कुछ बाप से छुपाया होगा जो उसने अपनी फ्रेंड को बताया होगा। बुलाओ इस पूजा को। मुझे नहीं पता सर प्रगति किसके साथ गई थी, बस इतना कहा कि उसे कुछ काम है। ऐसा कौन सा इम्पोर्टेंट काम है जो तुम मुझे नहीं बता सकती? अरे यार कल आके बताऊंगी ना। प्रगति के बॉयफ्रेंड का नाम क्या है पूजा? बॉयफ्रेंड? वो नाम क्या है बॉयफ्रेंड का? प्रगति किसी के साथ गई थी ना? सर उनका तो टूट चुका था। किनका टूट चुका था? प्रगति और आलोक। पूरा नाम? आलोक रघुवंशी। कौन है आलोक रघुवंशी? सर लगभग 9 महीने पहले मुझे एक SMS आया था। UP XX622M गाड़ी का नंबर है, लड़के का नाम आलोक रघुवंशी। तुमने अपनी फ्रेंड को मेरा नाम और कार का नंबर टेक्स्ट कर दिया ना? हाँ तो इतना टेंशन में क्यों? कुछ भी, मैं कोई टेंशन में नहीं। तो फिर अपना नाम क्यों नहीं बता रही हो? क्या करोगे मेरा नाम जानकर? ओए, आलोक रघुवंशी कौन है? पता नहीं यार। क्या तुम अजीब से SMS कर रहा था यार? मुझे आज घर के बाहर ऑटो नहीं मिल रही थी। ऑटो 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 ऑटो। हाय, कहीं छोड़ दो आपको? नो थैंक्स। पीक टाइम है, ऑटो मिलेगा नहीं और आप बस मिलेगी तो चढ़ नहीं पाओगे। आ जाओ। नहीं ऐसा ना, मैं मैनेज कर लूँगी। थैंक्स। अरे इट्स ओके, मैं खाने जाऊंगा आपको। आ जाओ। मुझे लेट हो रहा था तो रिस्क लेके बैठ गई उसकी कार और सेफ्टी के लिए उसका कार का नंबर और उसका नाम तुम्हें SMS कर दी। अच्छा ये बता, कार के नंबर प्लेट के साथ उसका नेम प्लेट भी था क्या कार में? वेरी फनी। ऑब्वियसली मैंने पूछा ना, लेकिन अपना नाम नहीं बताया। इनफैक्ट अपने बारे में कुछ भी नहीं बताया। शाबाश, पहली मुलाकात में इतना काफी है। हेलो, ये फर्स्ट और लास्ट मीटिंग थी, समझी? दिखता कैसा है? सेल्फी ली? पूजा पिटेगी, समझी? हाय स्ट्रेंजर, आपको मेरा नाम मालूम है, आपको मेरी कार का नंबर ही मालूम है, इनफैक्ट आपकी फ्रेंड को भी मेरे बारे में सब कुछ मालूम है, तो इस हिसाब से मैं बिल्कुल सेफ हुआ। आप जो कर रहे हो ना, इसे स्टॉकिंग कहते हैं, पीछा करना। एक तो मैं सामने से लिफ्ट ऑफर कर रहा हूँ और आप इसे स्टॉकिंग बोल रहे हो। ओह, आप सबके लिए ऐसे फ्री टैक्सी सर्विस देते हैं? और आप सबसे ऐसी टेढ़े मुँह बात करते हो। स्ट्रेंजर, इतना प्यारा फेस है आपका, तो स्माइल करती हो कि नहीं?
मुझे तो डे 1 से पता था ये लव स्टोरी है। कुछ भी। हाँ, मुझे नहीं पता था, तुझे कैसे पता था? सच कह रही हूँ यार, पहले तो सिर्फ फ्रेंडशिप थी, फिर इमोशंस जागे और बस होते होते हो गया। होते होते हो गया तो फिर टूटा कैसे? पेरेंट्स। उन्हें कब पता चला? 4 महीने पहले। दोनों के घरों में पता चला? हाँ। दोनों के पेरेंट्स अगेंस्ट थे? हाँ। पर दोनों के बीच प्यार अभी भी है, राइट? मुझे नहीं पता सर, बस इतना जानती हूँ कि कल आलोक की शादी हो गई। प्रगति डिस्टर्ब तो ही होगी। नेचुरली कोई भी लड़की होगी ना सर। कब से? 4-5 महीने से। कुछ बातों को लेके अपसेट तो थी सर वो, बट ज्यादा कुछ बताती नहीं थी। कल रात आलोक की शादी हुई। इसलिए नहीं बताया था क्योंकि आलोक और प्रगति का रिश्ता टूट चुका है। रिश्ता टूटा नहीं था, बल्कि तुलवाया गया, और तुलवाने में एक तरफ आप थे और दूसरी तरफ आलोक के पिता। पेड़ तो काट दिया आप लोगों ने, लेकिन जड़ें नहीं उखाड़ पाए। रिश्ता जिंदा था मिस्टर राठौर। झूठ है ये। सच है ये। जिस रात आलोक की शादी होती है, ठीक उससे एक दिन पहले उसकी प्रेमिका गायब हो जाती है। इत्तेफाक और साजिश में बहुत बड़ा फर्क होता है मिस्टर नारायण राठौर। मेरे और गजेंद्र रघुवंशी के बीच साफ साफ बात हुई थी कि उनके बेटे आलोक और मेरी बेटी प्रगति के बीच कुछ नहीं हो सकता। वो बच्चों की गलती थी जो माफ की गई थी। मम्मी पापा, आप लोगों से कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो प्रगति। प्रगति और आलोक ने एक साथ अपने अपने परिवार वालों को अपने रिश्ते के बारे में बता दिया था, और यह भी बता दिया था कि उन्होंने शादी करने का फैसला कर लिया है। क्या हुआ पापा? गलत हुआ प्रगति, बहुत गलत हुआ। गजेंद्र रघुवंशी के बेटे के साथ तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। चुन चुन कर तुझे नारायण ठाकुर की लड़की मिली और कोई नहीं। क्या खराबी? हाँ पापा, आलोक पढ़ा लिखा है, डिसेंट है, जॉब भी करता है, और हमारा कास्ट भी एक ही है। हमारे और रघुवंशी परिवार के पुरखों का गांव भी एक ही है, और एक गांव के लड़का लड़की के बीच में सिर्फ एक रिश्ता होता है, राखी का। भाई लगता है वो तुम्हारा। भाई कैसे हुआ पापा? एक ही गांव के हैं तो भाई बहन हो जाएंगे। भूपेश समझा जा रहे इस जाहिल को। आलोक के गांव के होने के साथ साथ हम एक गोत्र के भी हैं, और एक गोत्र में शादी हो ही नहीं सकती। भैया ये सब दकियानुसी बातें हैं बाबा आदम के ज़माने की। जमाना है तो हम हैं प्रगति। पर पापा हम 21st सेंचुरी में जी रहे हैं, और मैं प्यार करती हूँ आलोक से। जिसे तू प्यार कह रही है ना, वो इस घर की बर्बादी लेकर आएगा। आप ऐसा क्यों कह रहे हो पापा? क्योंकि गोत्र को लेकर हमारा हुक्का पानी बंद हो जाएगा बिरादरी में। फिर नमिता की शादी नहीं होगी। मुझे कंधा देने के लिए 4 लोग नहीं मिलेंगे। पापा आप सिर्फ गोत्र की बात को लेके खिलाफ है ना? नहीं, गोत्र तो तुझे सिर्फ उस घर में जाने से रोक रहा है। गोत्र से ज्यादा दिक्कत तो मुझे उस परिवार से है। पर क्यों? क्योंकि वो क्रिमिनल का परिवार है। गजेंद्र रघुवंशी के ऊपर मर्डर का मुकदमा चल रहा है। पर आलोक पर तो कोई केस वेस नहीं है ना? आलोक शादी 2 लोगों के बीच नहीं, 2 परिवारों के बीच होती है। अरे एक से एक परिवार है जो हमारे साथ रिश्ता जोड़ना चाहते हैं। लड़कियों की लाइन लगा दूं मैं तेरे लिए, तू कोई भी लड़की चुन ले, हम हाँ कह देंगे। बस ये नारायण राठौड़ की लड़की का मामला अभी और इसी वक्त दफन कर दे। बच्चों से अनजाने में गलती हो गई गजेंद्र जी। आप ठीक कह रहे नारायण जी, हमें भी वही लगता है। शायद गलती हमारी है। परंपराएं और संस्कार ठीक से सिखा नहीं पाए अपने बच्चों को। देर से पर दुरुस्त है नारायण जी। मैंने आलोक को अच्छी तरह समझा दिया है। आप अपनी बेटी का देख लीजिए। उस रात के बाद परसों रात को मेरी गजेंद्र से बात हुई। जब मैंने फोन करके उनसे पूछा कि प्रगति उनके घर में तो नहीं है। एक मिनट, अभी आपने कहा कि आलोक और प्रगति के बीच कुछ नहीं था, रिश्ता टूट चुका था। फिर आपने आलोक के पिता को फोन क्यों किया? क्योंकि आप लोगों ने राग छेड़ा कि उसका कोई चक्कर चल रहा है। बेटी आपकी गायब है, बात आप हमसे छिपा रहे हैं, और विलेन हमें बता रहे हैं। और जहां तक बात है राग छेड़ने की, तो अभी तो हमने उसकी शुरुआत की है मिस्टर राठौड़।
अब हर प्रकार का राग चलेगा, आपके नाम का भी। आप मुझ पर शक कर रहे हैं? जी, ऐसा कोई पहली बार नहीं हो रहा है मिस्टर राठौड़ कि लड़की की, घर की, परंपरा की इज्जत रखने के लिए घर की लड़की को जबरदस्ती घर से विदा कर दिया जाता है, और कभी कभी तो दुनिया से। सर, प्रगति और आलोक के कॉल रिकॉर्ड साफ दिखाते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के टच में थे। प्रगति के गायब होने से एक दिन पहले यानी 7 मार्च तक मैक्सिमम कॉल्स और SMS एक्सचेंज हुए दोनों के बीच। कुछ टूटा उटा नहीं था। रिश्ता कोई चॉकलेट थोड़ी ना होता है कि एकदम बीच में से तोड़ा और दोनों को बराबर बराबर हिस्सा मिल गया। प्यार और नफरत कभी 2+2 नहीं हो सकता। हमें आलोक रघुवंशी से बात करनी है। आलोक तो घर पे नहीं है सर। तो कहीं और होगा। कहाँ है? सर, आप उससे क्यों बात करना चाहते हैं? आप उसे हमसे छिपाना क्यों चाहते हैं? सर जी, हम आलोक को क्यों छुपाने लगे भला? उसकी तो अभी कल ही शादी हुई है। अपनी पत्नी को छोड़ने के लिए मायके गया हुआ वो। कहाँ है आपकी बहू का बेटा? यही पास में है सर। वैसे सर, आप यहाँ प्रगति राठौड़ के केस को लेकर आए हैं। और भी खड़े मुर्दे हैं क्या इस घर में? सर, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैंने नारायण राठौड़ को साफ साफ कह दिया था कि उसकी बेटी प्रगति यहाँ नहीं है और आलोक के साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं। आपने कहा, उन्होंने सुन लिया, लेकिन ये जरूरी तो नहीं कि वो सच हो। आलोक की शादी हमने बहुत टेंशन में की। उस लड़की प्रगति ने उधम मचा रखी थी हमारी जिंदगी में। किस बात को लेकर? उसने ठान लिया था कि वो किसी भी हाल में आलोक की शादी ना होने देगी। सर, मेरे बेटे ने अपनी तरफ से सब साफ कर दिया था, उसके साथ पूरा रिश्ता खत्म कर दिया था, लेकिन ये लड़की थी कि बस ड्रामे के बाद ड्रामे करती चली जा रही थी। ड्रामे का पर्दा गिरा और लड़की फुर्र से गायब। सर, इसमें हमारा कोई हाथ नहीं। चलो मान लेते हैं आपका कोई हाथ नहीं, पर आलोक का दिल तो है। इसलिए ये सवाल हम उसी से करना चाहते हैं कि अगर रिश्ता टूट गया था तो शादी से 2 दिन पहले उसके और प्रगति के बीच इतने सारे फोन कॉल्स और SMS क्यों? दोनों परिवारों पर खबरी लगा दो और इस आलोक की खबर तो हम खुद लेंगे। जी सर। मुझे डर है कि प्रगति के साथ कहीं कुछ हुआ ना हो, कुछ किया ना गया। उम्मीद करता हूं कि कहीं हमें देर ना होगी। क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं अभी आता हूँ। अरे लेकिन नाश्ता जा कहाँ रहे हैं आप? पापा, भैया मेरे यकीन कीजिए, मेरा प्रगति के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। उल्टा उसके दोस्तों ने मुझे बताया कि वो मेरे खिलाफ कुछ प्लान कर रही है। प्लान? कैसा प्लान? उसने मुझे धमकी दी कि वो शादी में आके सब कुछ खराब कर देगी, और अगर कुछ भी नहीं हुआ तो क्या आलोक? पूरी बात बोल। तो वो मुझे मार देगी पापा। मिलने जुलने का तो हम पता करेंगे ही, लेकिन पिछले 9 महीने में शादी के 2 दिन पहले तक डेली तुम्हारी फोन और SMS पर बातें हुई हैं। तो फिर ये सहेलियों के थ्रू फिल्मी धमकियां क्यों दी गई? सर, एक बार जब हमारी फैमिली ने मैं ना बोल दिया था, उसके बाद फोन कॉल्स पे, SMS पे जितनी भी बातें हुई हैं, उसमें मैंने सिर्फ उसे यही समझाया है कि अब सब भूल जाओ। उसने मेरी बात सुनी नहीं सर कभी। एक बार हमारी शादी हो जाएगी ना आलोक, तो हमारी फैमिलीज अपने आप मान जाएंगी। चलो 1 मिनट के लिए मान लिया कि हमारी फैमिलीज मान जाएंगी, लेकिन ये बिरादरी कभी नहीं मानेगी। अरे हम लोग तो कहीं भी जाके मुंबई दिल्ली अपना मुंह छुपा लेंगे, लेकिन हमारी फैमिलीज वो अपना मुंह कहाँ छुपाएंगी? ब्रेक ऑफ करना चाहते हो? हमारे दिल का ब्रेकअप तो कभी नहीं हो सकता, पर क्या हम अपनी फैमिलीज को ब्रेक करके एक रह पाएंगे? देखो, हम लोग माने या ना माने, लेकिन ये गोत्र, ये गांव, ये बिरादरी, ये सब मायने रखता है। तो तुमने मेरा नाम पूछने से पहले मेरा गांव या गोत्र क्यों नहीं पूछा? आलोक, ये प्यार है, कोई ड्रेस या शर्ट नहीं है ना कि फिट नहीं आ रही तो शॉपिंग मॉल में लौटा दी। जरा सी मैली हो गई, फट गई तो रख दिया कबर्ड के अंदर हमेशा के लिए। लेकिन अगर वो शर्ट या ड्रेस फिट ही ना आए तो हम क्या करेंगे प्रगति? हम उसे नहीं पहनेंगे ना, उसे कबर्ड में ही रख देंगे। वो चाहे मैली ना हो, चाहे फटी ना हो, वो रहेगी तो कबर्ड में ही, और हम दूसरों की तरफ एक नई शर्ट लाके पहन लेंगे जिसकी फिटिंग बिल्कुल परफेक्ट है। तुम किसी और के पास जाने की बात कर रहे हो?
किसी और की आंखों में देख सकोगे एक सेकंड के लिए भी? किसी और की सांसें, किसी और की हंसी, किसी और के सपने देख सकोगे? मुझसे तो नहीं होगा, नेवर। सर मैं उसके टच में इसलिए था क्योंकि मैं उसको अपने से दूर करने की कोशिश कर रहा था। तुमने उसे अपनी शादी वाली बात बताई थी? हाँ सर, मैं नहीं बताया। तुम उसे देखने गए थे? तुमने हाँ कहा? उसका नाम? प्रीति राणा। सुंदर है, फैमिली को पसंद है। और तुम्हें? धोखा किया तुमने मेरे साथ। ये सरासर चीटिंग है। प्रकृति, चीटिंग होती तो मैं शादी के बाद बताता रहा। और चीटिंग नहीं होती तो एक बार पकड़ा हुआ हाथ छोड़ के नहीं जाते। ये तो हमारे हाथ कट जाते, हमारे परिवार बढ़ जाते। हम इतने खुदगर्ज कैसे हो सकते हैं? और हम दोनों के परिवार वाले, ये समाज में हमारे सब खुदगर्ज हो सकते हैं ना? हम तो मायने ही नहीं रखते, पूरी लाइफ रो रो के निकालेंगे क्या? मैं मानता हूँ किस्मत ने हमें बहुत घाव दिए, लेकिन उसको भरने के लिए इतनी बड़ी जिंदगी भी तो दी है ना। चलता, बाय, गुड लक। सर मारा मैंने पहल की थी, प्रगति का दिल जीता था, लेकिन ये गांव और गोत्र की बात मुझे मालूम नहीं थी सर। प्रगति को भुलाना मेरे लिए भी उतना ही मुश्किल है जितना। भुलाने की कोई खास कोशिश नजर तो नहीं आ रही, क्योंकि ब्रेक ऑफ के बाद भी तुम उससे बराबर मिलते रहे। नहीं नहीं सर, मैं तो उससे डर के मारे मिलता था। किसका डर था? सर डर था कि वो खुद के साथ कुछ करना बैठे, या फिर मेरे साथ। सर वो समझदारी खो बैठी थी, ब्रेकअप एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। उसे पता था कि तुम्हारी शादी 9 मार्च को है? हाँ सर, और सर उसने धमकी भी दी थी कि वो शादी में आके हंगामा करेगी। सिर्फ 2 दिन बचे। हाँ। तुम मुझे इनवाइट कर रहे हो? सिर्फ बताने आए। जला रहे हो? देखो, जो सच है मैं तुम्हें सिर्फ वही बता रहा हूँ। सच्चाई तो ये है कि तुमने मेरा भरपूर इस्तेमाल किया और फैमिली के नाम पे मुझे कुचल के फेंक रहे हो आलोक। यूज एंड थ्रो। ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ। तो दुनिया को तय करने दो ना। मैं बिना इनविटेशन आऊंगी तुम्हारी शादी। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, ये सब करके तुम अपनी और मेरी दोनों की जिंदगी डैमेज कर दोगी। मैं तो ऑलरेडी डैमेज्ड हूँ, तुमने जो डैमेज किया है मुझे। और सबको ये बात बताना जरूरी है ना? प्रगति देखो, तुम ये सब नहीं करोगी। वो तो शादी के दिन पता चलेगा। तुम्हारी वो प्रीति शीति जो भी उसका नाम, उसे भी मैं बताऊंगी कि तैयार रहो बेबी। आलोक आएगा, तुम्हें यूज करेगा और फिर आगे बढ़ने कहेगा। देखो देखो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, तुम्हारे पैर पड़ता हूँ। कोई जरूरत नहीं आलोक। अच्छा चलो, नहीं आती तुम्हारी शादी सच, लेकिन तुम मेरे मरने के बाद मुझसे मिलने नहीं आओगे। प्रॉमिस? प्रगति? क्या प्रगति? प्रगति सुसाइड नोट पे मैं तो साफ लिख दूंगी कि सबकी जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। तुम मिस्टर आलोक रघुवंशी। हमारे SMS, ईमेल सब कुछ सेव्ड है। हनीमून तुम जेल में बिताना मेरी यादों के साथ। नहीं नहीं नहीं, नहीं प्रगति, देखो मैं यहाँ पे फाइनली बात करने आया था, हमारी रिलेशनशिप की हैप्पी एंडिंग करने आया था। हैप्पी एंडिंग? मैं तो तुम्हारी मैरिज की हैप्पी बिगनिंग भी नहीं होने दूंगी। जीकर, मरकर या फिर मारकर मैं तुम्हारी लाइफ बर्बाद कर दूंगी। सर प्रगति के साथ मेरी आखिरी बार बात 8 तारीख को हुई थी, तब भी उसने मुझे धमकियां दी। उसके बाद हमारी कोई बात नहीं हुई सर। प्रगति मुजफ्फरनगर क्यों गई? पता नहीं सर। तुम्हारा या प्रगति का मुजफ्फरनगर के साथ कोई कनेक्शन है क्या? नहीं सर, मेरा तो नहीं है, और प्रगति ने भी कभी जिक्र नहीं किया। क्या ऐसा हो सकता है कि प्रगति के फादर नारायण राठौड़ को इस बात का पता चल गया हो कि प्रगति तुम्हारी शादी में आकर हंगामा करने का प्लान कर रही है, तो उसने अपनी इज्जत बचाने के लिए प्रगति के साथ कुछ कर दिया हो? सॉरी सर, इस बारे में तो मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ। सुसाइड क्या होगा उसमें? सर मैं बस इतना विश करता हूँ कि वो ऐसा कुछ ना करे, वो अपनी जिंदगी में खुश रहे और मुझे अपनी जिंदगी में खुश रहने दे सर। अतीत के कर्मों के सपोले अक्सर वर्तमान में अपना फन उठाते हैं, और अक्सर ये डसते हैं किसी और ही निर्दोष को। आलोक का अतीत नई दुल्हन प्रीति की जिंदगी में जहर खोलने जा रहा था। ये जहर आलोक और प्रगति से जुड़े हर घर में फैलने वाला था। प्रगति के अतीत के सारे पन्ने अब पुलिस के सामने खुल चुके थे, लेकिन आने वाले दिनों में कुछ ऐसे पत्ते खुले जिसने पुलिस को भी चौंका दिया। जनाब, इस आलोक रघुवंशी की एक गाड़ी है। हाँ मालूम है हमें। इस गाड़ी में कुछ अटपटा है। मंसूर साफ साफ बोल, क्या अटपटा लगा? इस आलोक का एक चाचा है, बलदेव रघुवंशी।
9 मार्च को उसका लड़का विकास ये गाड़ी लेकर कहीं गया था। आलोक की उस गाड़ी को बड़ी हड़बड़ी में उन लोगों ने घर से दूर कर दिया। अभी भी किसी गैराज में पड़ी है। गैरेज का नाम और एड्रेस बोल। नमस्ते सर। आप यहाँ कैसे? कुछ नहीं हुआ, वो आई। वो आई? कोई विकास रघुवंशी यहाँ अपनी व्हाइट कलर की गाड़ी छोड़कर गया है। नंबर है UP-XX622M। वो खड़ी है सामने सर, क्लीनिंग के लिए आई है। क्या क्या क्लीन हुआ अभी तक? सर अभी तक तो एक हाथ भी नहीं मारा है। हम हाथ मारते हैं। क्या क्या साफ करने के लिए कहा था उसने? सर अंदर से पूरा क्लीन और फुल सर्विस करने को कहा था। विकास को फोन लगाओ, कहो कि गाड़ी रेडी हो गई, आगे ले जाए। ऐसी भी क्या जल्दी थी कि शादी की रात दूल्हे की कार सर्विसिंग के लिए ले गया तो? मुझे कुछ नहीं पता सर, जैसा मेरे पापा और बड़े पापा ने कहा मैंने तो बस वैसा ही किया। लेकिन हमारे सवाल का जवाब नहीं दे रहा है तो। वैसे बता दूं, यहां भी सर्विसिंग बहुत अच्छी होती है और जरूरत पड़े तो सफाई भी बहुत अच्छी तरह करते हैं। कभी कभी तो पूरी तरह से साफ कर देते हैं। मैं सच कह रहा हूं सर, मुझे कुछ नहीं मालूम। बड़े पापा ने कहा कि अभी के अभी गाड़ी लेके जाओ और साफ करा दे, इसलिए मैं उसे हरप्रीत सिंह के गैराज लेके गया। हाँ प्रीति। आलोक, ये प्रगति राठौड़ कौन है? अतीत है जो हमारे आज में कभी दखल नहीं देगा। आई प्रॉमिस। वापस लो अपना प्रॉमिस, क्योंकि ये प्रगति हमारी जिंदगी में अब आ चुकी है। क्या मतलब? मतलब तो कोई बन ही नहीं रहा। हम लोग हनीमून पे तो जा रहे हैं, लेकिन आलोक, मेरा जी बहुत घबरा रहा है। तुम इतना सोचो मत, मैंने पैकिंग कर ली है ऑलमोस्ट। तुमने कर ली? हाँ, कर तो ली है, पर पता नहीं, ऐसा लग रहा है कि पर तू जा कहाँ रही है? बस एक छोटा सा काम है, लेकिन इम्पोर्टेंट है। 8 मार्च को दोपहर 2 बजे प्रगति ने लेक्चर्स बंक किए और जाकर आलोक से मिली। मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा। कल है ना शादी? हाँ। एक्साइटेड हो? देखो प्रगति, कल फाइनल बात हमने नहीं, तुमने। ठीक है, मैंने की थी, लेकिन आज तुमने मुझे यहाँ बुलाया है और मैं यहाँ आया हूँ, और आज ये फाइनल है। इसके बाद हम कभी नहीं मिलेंगे। ये सब तुम बोल रहे हो, मैं तो सुन भी नहीं रही हूँ। देखो, तुम मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकती। क्यों? जबरदस्ती करने का परमिशन सिर्फ तुम्हें है। भूल गए किस तरह जबरदस्ती मुझे इसी गाड़ी में बिठाया था? जबरदस्ती मेरे दिल में आके बैठ गए। देखो, मुझे सब याद है, सच्चा प्यार किया है तुमसे और करता रहूंगा, लेकिन हम एक नहीं हो सकते हैं। कूल, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर तुमने किसी और के साथ एक होने की कोशिश की ना, तो मैं तुम्हें और उसे दोनों को आधा आधा कर दूं। एक कार्ड्स बांटने जा रहे हो ना? चल मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ। देखते हैं कब तक तुम ये शादी वादी का ड्रामा करते हो। बेटा, बाहर बुलाया तुम्हें, पुलिस आई है। तो 8 मार्च आओ। 8 मार्च को प्रगति के साथ तुम्हारी फोन पर एक बार बात, ऐसा कहा था? हाँ सर। गलत, क्योंकि 8 मार्च को तुम्हारी प्रगति के साथ सिर्फ फोन पर बात नहीं हुई थी,
बल्कि तुम उससे मिले भी थे, और वो तुम्हारी आखिरी मीटिंग थी उसके साथ, क्योंकि अब तुम तो क्या, उससे कोई भी नहीं मिल पाएगा। सच कह रहा हूं ना? सर वो खून चूस रही थी मेरा। बड़े वो हो तुम्हारी चाची बुआ कितने सारे रिश्तेदारों के घर गए, लेकिन तुमने मेरा कहीं पे भी ढंग से इंट्रो नहीं करवाया। अब बस करो प्रगति। मेरे लिए कुछ बस वस नहीं है आलोक। इनफैक्ट मेरे बस में जो कुछ हो सकेगा ना, मैं सब करूंगी। तुम्हारे और उस प्रीति के पीछे भूत की तरह पड़ जाऊंगी। तुम दोनों की जिंदगियों में ऐसा कोलाहल मचाऊंगी कि एक रात भी चैन से नहीं सो पाऊंगी। गाड़ी सुधरो। नहीं, तुम गाड़ी स्टार्ट करो। सर मैं कंट्रोल से बाहर चला गया था। मुझे मेरी आंखों के सामने मेरी बर्बादी दिखाई दे रही थी सर। मेरी फैमिली की बेइज्जती दिखाई दे रही, प्रीति की हालत दिखाई दे रही थी सर। दिमाग में एक तार से टूट गई थी सर। तो गजेंद्र रघुवंशी, आप ये पहले से जानते थे कि आपके बेटे ने क्या किया? 8 मार्च की रात को प्रगति के पिता नारायण ने जब आलोक के पिता गजेंद्र को प्रगति की जानकारी के बारे में फोन किया था, उसी रात गजेंद्र को प्रगति की असलियत का पता चल गया था। पापा, भैया, मुझसे गलती हो गई। गलती मतलब? प्रगति से ब्रेकअप के बाद भी मैं प्रगति से मिलता रहा। वो मुझे धमकाती आई है मिलने के लिए। परेशान कर रखा था उसने मुझे। तू जानता है वो कहाँ है? मैंने उसे मार डाला। कहाँ? लाश कहाँ है? जंगल में फेंक दी। कैसे मारा? कहाँ मारा? तो आपने और आपके भाई बलदेव रघुवंशी ने आपके भतीजे विकास को अगले दिन गाड़ी साफ करवाने के लिए भेज दिया। सर अगले दिन हमें ख्याल आया कि गाड़ी साफ करवा देनी चाहिए, इसलिए हमने विकास को भेज दिया। तुमने लाश को जंगल में कहाँ फेंका? वहां लेकर चलो। सर मैंने लाश को जंगल में फेंका ही नहीं। मैंने कहीं भी नहीं फेंकी। तो फिर लाश कहाँ है? सब लोग मंदिर गए हुए थे, तो मैंने। प्रगति की लाश कहाँ है आलोक? प्रगति की लाश यही है। आलोक ने कबूल किया कि उसने प्रगति का फोन मुजफ्फरनगर के पास स्विच ऑफ करके फेंक दिया था। प्रीति, प्रीति दरवाजा खोलो बेटा। बेटा तुम्हें मेरी कसम, दरवाजा खोलो। आलोक की नई नवेली पत्नी प्रीति शौक के परे चली गई थी। प्रगति की सच्चाई उसे काफी भयंकर तरीके से पता चली थी। प्रगति के परिवार को दर्द और मायूसी के खामोश कोलाहल ने घेर लिया है। वो विश्वास ही नहीं कर पा रहे हैं कि उनकी बेटी इस तरह की धमकियां दे सकती थी, इस तरह ऑब्सेसिव पॉसेसिव हो सकती थी। आलोक रघुवंशी के पिता गजेंद्र, बड़ा भाई भूपेश, चाचा बलदेव और चचेरा भाई विकास सभी इस बात को जानते थे कि आलोक ने अपनी शादी के एक दिन पहले अपनी प्रेमिका प्रगति का कत्ल कर दिया था। एक रिश्ता खत्म होता है तो जिंदगी खत्म नहीं होती। एक रोमांटिक रिश्ते का टूटना ना तो इंसान को निकम्मा साबित करता है
और ना ही छोटा। एक ब्रेकअप बस एक इशारा होता है कि जिंदगी में रोमांस के परे भी और कई खूबसूरत तोहफे हैं जिन्हें हमें पहचानना है, खोलना है और उनका पूरा लुत्फ उठाना है। रंजिशें, नफरतें, अधूरे रिश्ते, ये सभी दिलो दिमाग में नासूर बनकर छेद कर देते हैं जो होने देने की बिल्कुल ही जरूरत नहीं है। एक प्रेमी की दर्दनाक दगाबाजी हो या तकदीर का क्रूर मजाक, चाहे कितना भी डिप्रेशन हो, गुस्सा हो, लेकिन इस बात को कभी नहीं भूलना चाहिए कि ये एक फेज है, एक दौर है और हर दौर बीत जाता है। किसी भी सूरत में वो दौर, वो यादें, वो दर्द किसी की जिंदगी से ज्यादा अहम नहीं हो सकते, कभी नहीं हो सकते। इसी विचार के साथ मैं अनूप सोनी अब आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में शुक्रवार को रात 10:30 बजे। तब तक सुरक्षित रहें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।